ठीक है। पहले मैं फॉर्मूले लिख लेता हूँ, फिर मैं एक एक करके न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप सभी बच्चे भी जब भी किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम आपको करना है जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हमने अभी तक यूज किए। हमने अभी तक फॉर्मूले सीखे E इक्वल टू एच न्यू, फिर हमने सीखा है E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, फिर हमने सीखा था न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, फिर हमने सीखा था न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, फिर हमने न्यू भी सीखा था फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन नंबर ऑफ पीरियड्स। ये फॉर्मूले हमने पहले किए हुए थे, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने पहले किए हुए थे। आज जिन फॉर्मूले की हम बात करेंगे वो ये रहे आपके सामने। वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं देखिए, वो फॉर्मूले आपके पास हैं न्यू बार इज इक्वल टू यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ है, फिर न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स रहने वाली है। इसके बाद हमने किसी भी nth शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीखा था, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर। मैं सभी बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी फॉर्मूले आप चैप्टर में यूज कर रहे हैं उन सबको एक साथ एक A4 साइज पेपर पर लिख लें और उसके बाद अपने रूम में पेस्ट कर लें। देखिए आपके पास हार्डली 7 चैप्टर्स हैं और जितने भी फॉर्मूले आपके आ रहे हैं उन्हें अगर आप A4 साइज पेपर पे लिख लेते हैं और डेली आपकी निगाह उस पेज पर पड़ती है तो वो आपको ऑटोमेटिकली बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। तो अच्छा तरीका यही रहता है कि जो भी फॉर्मूले जिस चैप्टर में आ रहे हैं उनको पहले हम अच्छे से लिख लें। उसके बाद हमने अभी रेडियस के लिए देखा था कि अगर किसी भी शेल की ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास था 52.9 n स्क्वायर और इसकी यूनिट थी पिकोमीटर। पिको आपको मालूम है 10⁻⁻12 होता है। लेकिन अगर कोई आयनिक स्पीशीज है, अगर कोई आयनिक स्पीशीज है तो अभी आपने देखा था उसके केस में जो फार्मूला था वो थोड़ा चेंज हो गया था। जैसे आपको अगर किसी आयनिक स्पीशीज की एनर्जी निकालनी हो फर्स्ट शेल की या किसी भी nth शेल की तो आप फार्मूले में ये चेंज कर लेते हो। ये तो रहा आपका न्यूट्रल एटम के लिए। लेकिन अगर कोई आयनिक स्पीशीज है तो आपको याद आ रहा हो तो आप यहाँ पे z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते थे, इसकी यूनिट जूल ही रहेगी। इसी तरह से अगर आपको रेडियस निकालनी होती थी किसी आयनिक स्पीशीज की तो आप ऐसा करते थे 52.9 n स्क्वायर और यहाँ पर आप z से डिवाइड कर देते थे, डिवाइडेड बाई z। z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है, z इज एटॉमिक नंबर हियर। तो ये सभी फॉर्मूले आपसे पहले भी बात हुई, आज ये कुछ नए फॉर्मूले की बात हुई, 1 2 3 4 5। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, फिनिश होगा, आप सभी बच्चे इन सभी फॉर्मूलों को एक A4 साइज पेपर पर लिख लेंगे, उनके मीनिंग भी लिख लेंगे कि भाई जो न्यू बार है वो वेव नंबर बताता है, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है। मैंने जिस दिन बैच स्टार्ट किया था उस दिन आपसे 2 प्रॉमिस लिए थे और उस प्रॉमिस को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। वो प्रॉमिस आपने मुझसे किया था कि आप लिख करके याद करेंगे और हेजिटेट नहीं होंगे। हेजिटेट वाली तो चलो मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं बार बार पूछूं आपसे क्या नहीं आ रहा है, लेकिन आप लिख करके याद नहीं कर रहे, ये मुझे साफ साफ आप
के जो क्या कहना चाहिए, आपकी जो क्वेरी ना पूछने वाली बात है उससे मुझे पता चल रहा है, क्योंकि जो बच्चा करेगा, लिख करके देखेगा, याद करने की कोशिश करेगा, डाउट उसी के रहते हैं। जो बच्चा टेक इट ग्रांटेड चीज़ों को लेकर कि हो जाएगा कर लेंगे, वो नहीं होगा। यही जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए बच्चे तरसते हैं, तड़पते हैं। जो बच्चे 11th को सीरियसली नहीं लेते, वो बच्चे जब कोचिंग की तैयारी करने जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं कोटा में, दिल्ली में, तो मैंने देखा है वो बच्चे अपने 2-3 साल खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस फर्स्ट ईयर जब वो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं क्लास 12th के बाद, तो उनका मैक्सिमम टाइम यही खराब हो जाता है कि उन्हें 11th की चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है। और 11th की चीज़ें पढ़ने के लिए वो बच्चे क्या करते हैं, फिर एक्स्ट्रा ट्यूशंस वहाँ पे लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी बच सकती हैं अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें। तो ये फार्मूले रहे। अब मैं बात करता हूँ, देखिए, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो हमें इस चैप्टर में करनी है। मैं एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स आपको आज करा रहा हूँ और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर मैं किसी दिन होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप उन सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, और कोई बात आपको डाउट रहता है तो जो वीडियोस हैं उनको भी दोबारा से देख करके आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि ये जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, ये सब आपको जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted when electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equal to 4 to n equal to 2। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, लैम्डा वेवलेंथ दे आर आस्किंग, कब, जब इलेक्ट्रॉन when electron in a hydrogen atom undergoes transition from energy level n is equal to 4 to n equal to 2। देखिए, ये फर्स्ट शेल है, n1 हो गया, ये सेकंड शेल n2 हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, ये फोर्थ शेल हो गया। आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस वेवलेंथ को बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से सेकंड शेल में एंटर कर रहा हो। तो ये कुछ वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से सेकंड शेल में आएगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा, और एनर्जी को जब लूज करेगा तो उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है एनर्जी से, वो आपको बतानी। यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई एनर्जी है। लेकिन इसके लिए आपको एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए कि फोर्थ शेल में से सेकंड शेल में आने पर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी को एमिट करेगा, वो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी को एमिट करेगा जब फोर्थ शेल से सेकंड शेल में आएगा। भाई जाहिर सी बात है, जब हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो एनर्जी को लूज करेगा, और अगर उल्टा होता, फोर्थ से सेकंड से फोर्थ में जाता तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता, गेन करता। तो अभी हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। आप सबके पास फार्मूला है वाला, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। और न्यू बार अभी आपने बताया था, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 109677। ये जो वैल्यू है 109677, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 स्क्वायर minus 1/n2 square। Make it a point, n1 will always be the smaller shell। तो आप सभी बच्चे 1/λ ले लीजिए, न्यू बार की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे 109677 अपॉन 1/2 स्क्वायर माइनस n1 हमेशा छोटा नंबर रहेगा,
और 4 स्क्वायर। कोई बच्चा जरा कैलकुलेट करके बताए कितना वैल्यू आ रही है। 1/λ इज इक्वल टू 677, ये आपके पास 1/4 आ गया, ये 1/16 आ गया, और इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 माइनस, सॉरी 4 4 जा 16, 4 माइनस, ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, और नीचे 16 आ गया, तो ये आपके पास 1/λ आ जाएगा 109,677 इंटू 3/16। ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो आप इसे जरा लेमडा कैलकुलेट कर लेंगे। किसी बच्चे ने कर भी लिया, देखिए ये बच्चा कौन बता रहा है, राहुल ने कर दिया, वेरी गुड। 486 इंटू 10⁻⁻⁹, ये आएगा आपका सॉल्व होकर के -7, पहले -7 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 486 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 100। भाई सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, डिवाइड करोगे ना, सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस में अब, है ना, तो ये आपके पास मीटर में आ गया भाई। तो ये 486 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ गया लैम्डा। हाँ जी, 12/64 होगा यार, इसका एलसीएम लेंगे 16 नहीं आ जाएगा। अरे 12/64 करोगे तो भी तो बात ये रहनी चाहिए, 4 3 या 12, 4 4 16, ये तो रहेगा सही है राहुल, वो ठीक है बेटे, एक ही बात है, आप भी ठीक कर रहे हैं, हम भी है, तो ये लैम्डा आ गया, ठीक है। अब आपके पास जब लैम्डा आ गया तो आप अब ई निकाल सकते हैं, इक्वल टू hc/λ। ये सारी वैल्यूज आपको रट गई हैं, कम से कम प्लैंक्स कांस्टेंट की तो रटी गई है आपको, -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट भी आप याद रखेंगे, 3 इंटू 10⁸8। वेवलेंथ आपने 486 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में ही रखना है, वो आ गया मीटर में आपके पास। जरा कोई बच्चा कैलकुलेट करके बताइए कितना वैल्यू आ रही है, कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को है लूज करनी पड़ेगी जब वो फोर्थ शेल से सेकंड शेल में आएगा तब। करो भाई, कैलकुलेट करके बताओ जरा। मैं या तो कैलकुलेशन करता नहीं हूँ, या करता हूँ तो बहुत फास्ट करता हूँ, ठीक, तो अभी मैं उस मोड में हूँ कि मैं नहीं करता। कितना आ रहा है भाई रुद्र? राहुल कितना है बेटे? बाकी लोग तो ये सोच रहे हैं यार हम क्यों करें, यही करके बता देगा अभी थोड़ी देर में, है ना। तो आप भी करिए भाई कैलकुलेशन, मैं बता रहा हूँ आपको, कंपटीशन में बैठ करके सारा खेल जो है वो आपकी स्पीड का है, आता सब बच्चों को है, पर जो स्पीड टाइमली स्पीडली कैलकुलेट कर पाता है वही नंबर में कन्वर्ट कर पाएगा। अब आपको अगर ये फॉर्मूला आता भी है तो आपको नंबर गुना मिलने वाले हैं, ये फॉर्मूला आता भी है तो नंबर गुना मिलेंगे, नंबर तब मिलेंगे जब आप अप्लाई करके उसे कैलकुलेट कर लें। और एग्जाम में इतनी क्लोज वैल्यू दी होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा, काफी देर हो गई है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। ये 9 और 8 17 हो गए, 17 टू 34 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 10⁻⁻17, ठीक है। और ये देखिए डिवाइड कर दिया मैंने 6.626 इंटू 3/486। हाँ देखिए कैसी बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। अच्छा 0.040 इंटू 10⁻⁻17, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4.0 इंटू 10⁻19 कर देता हूँ बेटे,
कितने जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लूज करनी पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से, ठीक है बेटे, फोर्थ शेल से सेकंड शेल में आएगा। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है। हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से सेकंड शेल में आएगा तो उसमें किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा वो हमने निकाली वेवलेंथ, और जब वेवलेंथ पता चल गई तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा से हम पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक दूसरी तरीके से भी हम कर सकते थे। वो तरीका क्या रहता, देखिए वो तरीका क्या रहता, ये वाला रहता, डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल, ऐसा भी इसको हम कर सकते थे। और जो फोर्थ शेल है उसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, आप इसे सॉल्व करते आपको एनर्जी डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी मिल सकती है। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी आपको कम पड़ेगी। तो दोनों तरीके हो सकते हैं कि आप डायरेक्टली एनर्जी का चेंज निकाल लो, या आप पहले वेवलेंथ निकाल लो फिर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा अप्लाई करके कर लेंगे। आप सभी बच्चे आज घर पे ये वाली जो कैलकुलेशन है इसे भी सॉल्व करके आप देखेंगे, ठीक है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आज कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको घर से करने के लिए भी दूंगा, वो प्रॉब्लम्स आप करेंगे, मैं अभी ग्रुप में लिख दूंगा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, और कल हम बिल्कुल अलग चीज पढ़ेंगे। ये जितनी बातें थी बहुत एटॉमिक मॉडल की थी, कल तो खैर न्यूमेरिकली करेंगे, इनके थोड़े से और न्यूमेरिकल का नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और जो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे वो कल आप पूछेंगे, कल हम न्यूमेरिकल्स पर ही बात करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, किसी बच्चे का अगर घर पे नेट अच्छा नहीं चल रहा है, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा यहाँ आकर के भी पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम तरीके से घर पे रह के पढ़ लें तो अच्छा है। कुछ दिनों की बात है, अब चीज़ें रूस में तो वैक्सीन आ गई है, देखिए रूस वालों ने तो लगा लिए अपने वैक्सीन। अब अगर वो कामयाब हो जाता है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में वैक्सीन आने के चांसेस हैं। अभी भी आने की 6-7 महीने, मतलब 4-5 महीने अभी भी हैं, पूरे पूरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4-5 महीने अभी हैं। तो अगर रूस ने जो वैक्सीन बनाई है अगर वो कामयाब हो गई तो मान के चलें कि जनवरी के बाद एक नॉर्मल लाइफ हम लोग जी पाएंगे। और हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट भी 15 अगस्त को कुछ धमाका कर दे, कोशिश में तो ये भी है, पर वो ये कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि जरासी में वैक्सीन में अगर कोई साइड इफेक्ट्स हुए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा किरकिरी जो है गवर्नमेंट की भी और पूरे सिस्टम की हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी कंट्री, देखिए कितनी एडवांस कंट्री है, चाइना, अमेरिका, जापान, रूस, और नॉर्थ कोरिया वाला तो बहुत दीवाना है, वो क्या नाम है उसका, किंग जोंग, हाँ वो तो बहुत ही कर रहा है। वो तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल मरने मारने को तैयार है, उसे तो वैक्सीन अगर नहीं देगा कोई